रिवीजन पाठशाला में स्वागत है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जब भी सत्ता या सरकार का जिक्र होता है तो अक्सर दिमाग में लखनऊ या दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतें या वो वातानुकूलित दफ्तर और लाल बत्ती वाली गाड़ियां आती हैं। जी बिल्कुल। मतलब दूर से देखने पर ऐसा ही लगता है कि पूरी व्यवस्था बस वहीं से चल रही है। लेकिन अगर इस विशाल भारतीय प्रशासन की जड़ों को खंगाला जाए तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। सही बात है। देखिए, ये एक बहुत ही आम धारणा है कि नीतियां जहां बनती हैं, ताकत वहीं होती है। लेकिन उन नीतियों को असल में जमीन पर उतारने वाला जो ढांचा है ना, वो अक्सर हमारी नजरों से ओझल ही रहता है। और यही आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय है। यूपी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज हम ग्राम समाज एवं विकास के उस हिस्से का एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं जो अक्सर सबसे जटिल लगता है। जी बिल्कुल। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्विक रिवीजन क्लासेस के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के आधार पर एक ऐसा स्पष्ट स्टडी आउटलाइन तैयार करना है जो केवल तथ्यों को रटने तक सीमित न रहे। हाँ, क्योंकि रटने से बात बनती नहीं है। एकदम। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जो हाथ में एक बस्ता और पुराना सा नक्शा लिए गांव के धूल भरे रास्तों पर चलता है, वो वास्तव में सरकार की सबसे मजबूत कड़ी कैसे है। ये दृष्टिकोण परीक्षा की दृष्टि से बहुत कारगर साबित हो सकता है। मतलब जब तक किसी पद के पीछे का इतिहास और उसके जो दैनिक कार्य हैं उनका व्यवहारिक महत्व समझ में नहीं आता, तब तक वो खसरा खतौनी या जमीन नापने के तरीके महज कुछ नीरस आंकड़े ही लगते हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ नंबर लगते हैं। हाँ, लेकिन लेखपाल के काम को अगर करीब से देखा जाए तो वो पूरे ग्रामीण प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने वाला एक बहुत अहम तंत्र है। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो पूरे प्रशासनिक ढांचे को एक मानव शरीर माना जा सकता है और इस शरीर में लेखपाल की भूमिका एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जैसी है। बहुत सटीक तुलना है ना। मतलब शरीर के किस हिस्से में क्या हलचल हो रही है, फसल का क्या हाल है, जमीन पर किसका कब्जा है, ये सारी सूचनाएं इसी तंत्र के माध्यम से सरकार रूपी दिमाग तक पहुंचती हैं। लेकिन स्रोतों का अध्ययन करते हुए एक बड़ा ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य सामने आता है। आज उत्तर प्रदेश में जिस पद को लेखपाल कहा जाता है, आजादी के कुछ वर्षों बाद तक उसे पटवारी कहा जाता था। हाँ बिल्कुल। पटवारी शब्द तो आज भी कई पड़ोसी राज्यों में इस्तेमाल होता है। तो उत्तर प्रदेश में इस नाम को बदलने की अचानक आवश्यकता क्यों पड़ गई? देखिए, इस बदलाव के पीछे केवल कोई शब्दावली का फेर नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सत्ता संघर्ष छिपा था। अच्छा जी, बात 1952-53 की है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करने की प्रक्रिया चल रही थी। मतलब जमींदारी खत्म करने का दौर। बिल्कुल, ये वो दौर था जब जमीन का मालिकाना हक कुछ रसूखदार जमींदारों के हाथों से निकालकर सीधे किसानों को दिया जाना था। तो उस समय की जो पटवारी व्यवस्था थी वो प्रशासनिक रूप से तो सरकार के अधीन थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो उनका जमींदारों के साथ एक बहुत गहरा गठजोड़ था। अच्छा, मतलब कागजों पर जो जानकारी दर्ज होती थी वो जमींदारों के प्रभाव में आकर लिखी जाती थी। ठीक यही स्थिति थी। जब सरकार ने जमींदारी खत्म करने का इतना बड़ा कदम उठाया तो तत्कालीन पटवारियों ने इसका भारी विरोध किया और बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सामूहिक इस्तीफे की धमकी भी दे डाली। वो उसी पुरानी व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे। तो फिर सरकार ने क्या किया? उस भारी चुनौती से निपटने के लिए तत्कालीन कृषि मंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने एक ऐतिहासिक और काफी कड़ा फैसला लिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पटवारियों के दबाव के सामने झुकने के बजाय उस पटवारी के पद को ही सिरे से समाप्त कर दिया। वाह। और उसकी जगह एक नए पद का सृजन किया जिसे आज हम लेखपाल कहते हैं। बाप रे, मतलब पूरी प्रशासनिक नींव को ही दोबारा ढालने जैसा कदम था ये। बिल्कुल। पुरानी व्यवस्था को खत्म करके एक ऐसा नया ढांचा तैयार करना जो सीधे राज्य के प्रति जवाबदेह हो, न कि गांव के किसी रसूखदार व्यक्ति के प्रति। यही इसका मूल उद्देश्य था, प्रशासन पर राज्य का सीधा और पारदर्शी नियंत्रण स्थापित करना। मतलब लेखपाल का पद बनाकर सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि गांव की जमीन और किसानों से संवाद का एक नया एकदम निष्पक्ष माध्यम तैयार हो। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के बाद वर्तमान व्यवस्था का खाका ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। परीक्षा के सिलेबस में लेखपाल के दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं, राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल। जी। इन दोनों के कार्यों में अक्सर सुनने वालों को और छात्रों को बहुत भ्रम की स्थिति पैदा होती है। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत आम है।
लेकिन इस भ्रम को दूर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इनके विभागों और इनके काम करने की जो अवधि है ना, उसको अलग अलग करके देखा जाए। कैसे? सबसे पहले राजस्व लेखपाल की बात करते हैं। राजस्व लेखपाल सीधे राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है। ये गांव का एक स्थायी प्रतिनिधि होता है। प्रशासन की ओर से इसे गांव का एक समूह आवंटित किया जाता है, जिसे राजस्व की भाषा में हल्का कहा जाता है। तो ये हल्का राजस्व लेखपाल का अपना एक स्थायी कार्यक्षेत्र हो गया, जहां उसे नियमित रूप से उपस्थित रहना है। जी हाँ, एकदम सही। अपने हलके में आने वाले गांवों की जमीन का मालिकाना हक तय करना, लगान से जुड़े कार्य देखना, फसल की स्थिति दर्ज करना और रोजमर्रा के ग्रामीण प्रशासन का जो रिकॉर्ड है उसे सहेजना राजस्व लेखपाल की ही जिम्मेदारी है। अच्छा, और चकबंदी लेखपाल? इसके विपरीत चकबंदी लेखपाल का स्वरूप बिल्कुल अलग होता है। वो चकबंदी विभाग के अधीन काम करता है और उसका काम स्थायी न होकर एक विशेष अभियान की तरह होता है। चकबंदी की आवश्यकता को अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इसका सीधा संबंध जमीन के बंटवारे से है ना? बिल्कुल। पीढ़ियों के गुजरने के साथ परिवार बड़े होते हैं और जमीन का बंटवारा होता रहता है। मतलब एक स्थिति ऐसी आती है जब एक किसान की जमीन के छोटे छोटे टुकड़े गांव के 4 अलग अलग कोनों में बिखर जाते हैं। हाँ, जो कि बहुत आम बात है हमारे गांव में। ऐसे में खेती करना बहुत खर्चीला और मुश्किल हो जाता है। और यही वो बड़ी समस्या है जिसे सुलझाने के लिए चकबंदी लेखपाल को गांव में भेजा जाता है। चकबंदी लेखपाल का मुख्य और एकमात्र कार्य यही है कि वो गांव के हर किसान की उन बिखरी हुई जमीनों का मूल्यांकन करे और उन्हें एक जगह इकट्ठा करके एक बड़ा टुकड़ा आवंटित करे। जमीन के इस बड़े और समेकित टुकड़े को ही चक कहा जाता है। यह एक बहुत ही जटिल और काफी समय लेने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें हर जमीन की उर्वरता और कीमत का बारीकी से हिसाब लगाना पड़ता है। और जैसे ही पूरे गांवों की जमीनें इस तरह चक में बदल दी जाती हैं, यानी चकबंदी का काम पूरा हो जाता है, तो वहां चकबंदी लेखपाल का काम खत्म हो जाता है। सटीक विश्लेषण है। राजस्व लेखपाल एक स्थायी रक्षक की तरह है जो गांव के रोजमर्रा के प्रशासन को चलाता है, जबकि चकबंदी लेखपाल एक विशेष कार्यबल का हिस्सा है जो जमीन को समेटने के एक तय लक्ष्य के साथ आता है और काम पूरा होने पर वहां से चला जाता है। अच्छा, अब चूंकि राजस्व लेखपाल गांव में स्थायी रूप से रहता है, तो उसके रोजमर्रा के कार्यों और कागजाती प्रक्रिया को समझना एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी। एक राजस्व लेखपाल प्रदेश सरकार के पदानुक्रम में कहाँ ठहरता है और उसका काम करने का तरीका क्या है? देखिए, प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत लेखपाल का जो पद है वो उत्तर प्रदेश सरकार की समूह ग सेवा में आता है। ग्रुप सी? अच्छा जी, ग्रुप सी। राजस्व विभाग की जो पूरी श्रृंखला है उसमें लेखपाल जमीनी स्तर पर सबसे पहला अधिकारी होता है। उसके ऊपर के पदानुक्रम को देखा जाए तो लेखपाल अपनी रिपोर्ट कानूनगो को सौंपता है, जिसे राजस्व निरीक्षक भी कहा जाता है। तो ये कानूनगो और फिर? हाँ, कानूनगो से ये रिपोर्ट नायब तहसीलदार के पास जाती है। उसके ऊपर तहसीलदार, फिर परगना अधिकारी यानी एसडीएम और अंत में जिले के मुखिया यानी जिलाधिकारी तक ये श्रृंखला पहुंचती है। इस पूरी श्रृंखला को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि जिले के जिलाधिकारी को अगर गांव की कोई भी आधिकारिक जानकारी चाहिए तो वो आखिरकार लेखपाल की रिपोर्ट पर ही निर्भर करेगा। बिल्कुल, वही तो बुनियादी कड़ी है। और इसी कारण से लेखपाल के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा होता है। मतलब प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या ओलावृष्टि से होने वाले फसल के नुकसान की रिपोर्टिंग, गांव के तालाब या सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे की सूचना, आय जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रारंभिक जांच और यहां तक कि पीएम किसान योजना जैसे बड़े सरकारी कार्यक्रमों का जमीनी सत्यापन, यह सब एक अकेले व्यक्ति के जिम्मे है। इतना ही नहीं, जमीन और फसल का सटीक डेटाबेस तैयार करने के लिए लेखपाल को साल में 3 बार खेतों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण भी करना पड़ता है। राजस्व प्रशासन की शब्दावली में इस निरीक्षण को पड़ताल कहा जाता है। पड़ताल? साल में 3 बार निरीक्षण का सीधा संबंध कृषि के 3 मुख्य मौसमों से जान पड़ता है। यही इसका मुख्य आधार है। पहली पड़ताल खरीफ की फसल के लिए होती है, जो 10 अगस्त से प्रारंभ की जाती है। दूसरी पड़ताल रबी की फसल का जायजा लेने के लिए 1 जनवरी से शुरू होती है और तीसरी पड़ताल जायद की फसल के लिए 1 मई से की जाती है। इस पड़ताल के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि जमीन के किस हिस्से पर कौन सी फसल बोई गई है, सिंचाई के साधन क्या हैं और फसल की वास्तविक स्थिति क्या है।
तो इस विस्तृत पड़ताल से जो भारी मात्रा में डेटा इकट्ठा होता है, उसे सहेजने के लिए कुछ विशेष दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता होगा? जी बिल्कुल। स्रोतों में खसरा और खतौनी का बार बार उल्लेख आता है। इन दोनों में क्या बुनियादी अंतर है? खसरा गांव का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण रजिस्टर है, मतलब इसे फील्ड बुक भी कहा जा सकता है। इसमें गांव की हर जमीन का एक प्लॉट नंबर होता है, जिसे खसरा नंबर कहते हैं। अच्छा। अतीत में जो पारंपरिक खसरा होता था, उसमें जमीन और फसल का ब्यौरा दर्ज करने के लिए केवल 21 या 22 कॉलम हुआ करते थे। लेकिन अब समय के साथ बदलाव आया है। आज के कंप्यूटरीकृत खसरे में कॉलम्स की संख्या बढ़ाकर 46 कर दी गई है। 46 कॉलम? हाँ। 21 कॉलम से सीधे 46 कॉलम, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। अचानक इतने सारे नए कॉलम्स जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए, इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा सूक्ष्म स्तर पर जानकारी एकत्र करने की नीति है। पहले सरकार की दिलचस्पी मुख्य रूप से जमीन के मालिक और वहां बोई गई फसल तक ही सीमित थी। लेकिन आज की जो आधुनिक प्रशासनिक आवश्यकताएं हैं, उनके लिए ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है। अब उन नए कॉलम्स में ये भी दर्ज होता है कि खेत में सिंचाई का साधन क्या है, जमीन पर किसी बैंक का ऋण तो नहीं चल रहा, कोई न्यायालय का विवाद तो लंबित नहीं है, या फिर क्या जमीन का मालिक किसी विशेष सरकारी योजना का लाभार्थी है। ये सारा माइक्रो डेटा अब खसरे में दर्ज होता है। तो खसरा एक तरह से गांव की हर जमीन के टुकड़े का एक विस्तृत बायोडेटा हो गया। एकदम सही। लेकिन खसरे में तो हर खेत की अलग अलग जानकारी मिल गई। एक किसान के नजरिए से देखें तो उसे कैसे पता चलेगा कि गांव के अलग अलग कोनों में उसकी कुल जमीन कितनी है? क्या इसके लिए खतौनी का इस्तेमाल होता है? जी बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। खतौनी का मुख्य काम यही है। मान लिया जाए कि एक किसान के पास गांव के अलग अलग हिस्सों में 4 खेत हैं। खसरे के रजिस्टर में उन चारों खेतों के नंबर अलग अलग जगहों पर दर्ज होंगे। लेकिन उन चारों खेतों का एक सम्मिलित विवरण उस किसान के नाम पर एक जगह दर्ज किया जाएगा, और वो जगह खतौनी कहलाती है। खतौनी किसी एक परिवार या व्यक्ति के पास मौजूद कुल जमीन का रिकॉर्ड है। इसमें भी पारंपरिक रूप से पहले 13 कॉलम हुआ करते थे, जिन्हें अब आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाकर 19 कर दिया गया है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये तथ्य विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि खसरा और खतौनी को जब सम्मिलित रूप से देखा जाता है तो उसे अधिकार अभिलेख या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहा जाता है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा एक और दस्तावेज का जिक्र आता है, सजरा। ये क्या होता है? नक्शा होता है। ये सिर्फ कोई आम कागजी नक्शा नहीं है। पारंपरिक रूप से इसे एक विशेष प्रकार के सूती कपड़े पर बनाया जाता है, ताकि ये खेतों की धूल मिट्टी और लंबे समय तक जो इस्तेमाल होता है उसको झेल सके। कपड़े पर? हाँ। और सजरा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सजर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है वृक्ष। अगर किसी गांव के नक्शे को ध्यान से देखा जाए तो खेत और रास्ते एक वृक्ष की शाखाओं की तरह ही फैले हुए दिखाई देते हैं। ये एक बहुत ही रोचक तस्वीर बनाता है। मतलब एक तरफ 46 कॉलम वाला डिजिटल डेटाबेस है और दूसरी तरफ खेतों में सूती कपड़े पर बना हुआ सदियों पुराना सजरा। बिल्कुल। लेकिन सजरा कपड़े पर तो बन गया। हाँ? उस कपड़े पर लकीरें खींचने और खसरे में आंकड़े दर्ज करने के लिए जमीन को वास्तविक रूप से नापना भी तो पड़ेगा। हाँ, और यहीं से लेखपाल का सबसे जटिल कार्य शुरू होता है। भूमि मापन यानी खेतों का गणित। भूमि मापन का हिस्सा छात्रों को अक्सर इसलिए कठिन लगता है क्योंकि इसमें आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरह की प्रणालियों का मिश्रण होता है। सही बात है। अगर वर्तमान सरकारी रिकॉर्ड या दस्तावेजों की बात की जाए तो वहां क्षेत्रफल न तो बीघे में दर्ज होता है और न ही एकड़ में। सरकारी प्रणाली में क्षेत्रफल नापने की एकमात्र इकाई हेक्टेयर है, जिसे दशमलव के 4 अंकों तक दर्ज किया जाता है। हेक्टेयर को अगर साधारण तरीके से समझना हो तो इसका क्या पैमाना होगा? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा एक वर्गाकार मैदान लिया जाए तो उसका कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर होगा, और यही 10,000 वर्ग मीटर 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। अच्छा। अगर इसे एकड़ में बदला जाए तो 1 हेक्टेयर में लगभग 2.471 एकड़ होते हैं। यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, अगर सरकारी कागजों में डिजिटल खतौनी में हर चीज सिर्फ हेक्टेयर में ही दर्ज की जा रही है, तो फिर आज भी गांव में या लेखपाल की परीक्षा में बीघा, बिस्वा, गट्ठा और जरीब जैसी पुरानी प्रणालियों को पढ़ने और समझने की क्या प्रासंगिकता है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर जमीनी हकीकत में छिपा हुआ है। देखिए,
प्रशासन की आधिकारिक भाषा हेक्टेयर हो सकती है, लेकिन आज भी जब कोई किसान अपनी जमीन की बात करता है तो वो हेक्टेयर में नहीं सोचता। एक आम किसान आज भी यही कहता है कि उसके पास 5 बीघा या 10 बिस्वा जमीन है। हाँ, ये तो है। पीढ़ियों से चले आ रहे इस पारंपरिक ज्ञान को रातों रात नहीं बदला जा सकता। ये नजरिया बड़ा दिलचस्प है। मतलब लेखपाल केवल एक कर्मचारी नहीं है, वो वास्तव में एक अनुवादक की भूमिका निभा रहा है। वो 2 अलग-अलग युगों की भाषाओं को जोड़ता है। वो किसान की बीघे वाली भाषा को समझता है, उसे नापता है और फिर उस जानकारी का अनुवाद करके उसे सरकार के हेक्टेयर वाले डेटाबेस में दर्ज करता है। यही कारण है कि एक सफल लेखपाल को इन दोनों प्रणालियों का गहरा ज्ञान होना आवश्यक है। अगर पारंपरिक प्रणालियों की बात करें तो लंबाई नापने की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई हाथ होती है। एक हाथ में 18 इंच होते हैं। इसके ऊपर की इकाई को गट्ठा या लट्ठा कहा जाता है, जो 5.5 हाथ के बराबर होता है। अगर इसे इंच में देखा जाए तो एक गट्ठा 99 इंच या 8.25 फीट का होता है। लेकिन खेतों की पैमाइश का जो सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक औजार है, उसे जरीब कहते हैं। जरीब कोई आम फीता या टेप नहीं होती, बल्कि ये लोहे की छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर बनाई गई एक लंबी जंजीर होती है। स्रोतों में मुख्यतः 2 तरह की जरीब का जिक्र किया गया है। जी, परीक्षा के दृष्टिकोण से शाहजहानी जरीब और गंटर जरीब, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुगलों के समय से चली आ रही शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई 165 फीट होती है, जो कि 55 गज के बराबर है। अच्छा, 55 गज। हाँ, इसमें लोहे की कुल 200 कड़ियां होती हैं और प्रत्येक कड़ी 9.9 इंच लंबी होती है। उत्तर प्रदेश में जमीन नापने और पक्के बीघे का निर्धारण करने के लिए मुख्य रूप से इसी शाहजहानी जरीब का उपयोग किया जाता है। और दूसरी वाली? दूसरी तरफ गंटर जरीब होती है, जो थोड़ी छोटी होती है। इसकी कुल लंबाई 66 फीट या 22 गज होती है, जिसमें 100 कड़ियां लगी होती हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो पैमाइश का मुख्य आधार 165 फीट वाली शाहजहानी जरीब ही है। अब लंबाई से आगे बढ़कर अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इस शाहजहानी जरीब से पक्के बीघे का हिसाब कैसे निकाला जाता है? इसका गणित बहुत ही सीधा है। एक पक्का बीघा वो क्षेत्र होता है जो लंबाई में एक शाहजहानी जरीब और चौड़ाई में भी एक शाहजहानी जरीब के बराबर हो। क्योंकि एक शाहजहानी जरीब 55 गज की होती है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 55 गज को 55 गज से गुणा किया जाता है। मतलब 55 गुणा 55, जो कि 3025 वर्ग गज हुआ। तो एक पक्के बीघे का मानक आकार 3025 वर्ग गज होता है। एकदम सही। और ये एक पक्का बीघा हमेशा 20 बिस्वा के बराबर होता है। अब अगर हम इस इकाई को और छोटे हिस्सों में बांटते जाएं, यानी अवरोही क्रम में देखें, तो बीघे का 20वां हिस्सा बिस्वा कहलाता है। एक बिस्वा का 20वां हिस्सा बिस्वांसी होता है। एक बिस्वांसी का 20वां हिस्सा कछवांसी होता है और एक कछवांसी का 20वां हिस्सा उनवांसी कहलाता है। 1 मिनट, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। बीघा और बिस्वा तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये गणित 20 से भाग होते होते उनवांसी तक जा रहा है। जमीन को इतने सूक्ष्मतम हिस्सों में बांटने की या नापने की क्या जरूरत है? क्या जमीन का इतना छोटा हिस्सा भी प्रशासन के लिए मायने रखता है? देखिए, ऊपरी तौर पर देखने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसका एक बहुत ही व्यवहारिक और सामाजिक कारण है। जैसा कि हमने चकबंदी के समय चर्चा की थी, भारत में पीढ़ियों दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होता है। हाँ, बिल्कुल। जब एक ही खेत कई भाइयों या हिस्सेदारों के बीच बंटता है, तो कई बार जमीन का आकार इतना छोटा हो जाता है कि उसका हिसाब रखने के लिए बिस्वांसी या उनवांसी जैसी छोटी इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। ग्रामीण परिवेश में जमीन केवल संपत्ति नहीं है, वह जीवन यापन का साधन और सम्मान का प्रतीक है। इसलिए जमीन के एक एक इंच का सटीक हिसाब रखना पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए बेहद जरूरी होता है। अब समझ में आ रहा है कि ये गणित केवल किताबों के लिए नहीं है, ये असल में गांव के सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने का एक साधन है। अगर इस पूरे परिदृश्य में हम एकड़ को भी शामिल करें तो उसका क्या स्थान है? एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। अगर इसकी तुलना पक्के बीघे से की जाए तो एक एकड़ में लगभग 1.6 पक्के बीघे समाहित होते हैं। ये सब जानकारी परीक्षा के लिए एक बहुत ही ठोस स्टडी आउटलाइन तैयार करती है। इस चर्चा को समेटते हुए अगर आज के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो यह स्पष्ट होता है कि लेखपाल की भूमिका केवल एक क्लर्क जैसी नहीं है जो दफ्तर में बैठकर डेटा एंट्री करता हो। बिल्कुल नहीं। पटवारी व्यवस्था के खात्मे से लेकर नए लेखपाल पद के सृजन तक का जो सफर है, वो प्रशासन के लोकतंत्रीकरण का हिस्सा है।
चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल के बीच का अंतर उनके कार्य करने की अवधि और उद्देश्य पर निर्भर करता है। खसरा और खतौनी में कॉलम्स का बढ़ना प्रशासन की बढ़ती सूचना आवश्यकताओं को दर्शाता है। जी। और अंत में शाहजहानी जरीब से लेकर बिस्वा और उनवांसी तक का गणित वो पुल है जो सरकारी हेक्टेयर को किसान की समझ से जोड़ता है। इस पूरी व्यवस्था का सार यही है कि प्रशासन की नीतियां चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, उन्हें जमीन पर लागू करने के लिए एक मानवीय तंत्र की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। और यही मानवीय तंत्र आज एक बहुत ही दिलचस्प दौराहे पर खड़ा है। तकनीक तेजी से अपना विस्तार कर रही है। आज स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से गांवों की मैपिंग की जा रही है। खसरा और खतौनी पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत हो गए हैं। इस सब के बीच एक सोचने वाली बात सामने आती है। जिस रफ्तार से डिजिटलीकरण हो रहा है कि आने वाले कुछ दशकों में सूती कपड़े पर बना वो सजरा और लोहे की भारी भरकम कड़ियों वाली शाहजहाने जरीब पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएंगे। और अगर वास्तव में सब कुछ सैटेलाइट, ड्रोन और स्क्रीन के जरिए होने लगा, तो क्या लेखपाल का गांव की मिट्टी से, उस पगडंडी से और किसान के सीधे संपर्क से जो सदियों पुराना जमीनी जुड़ाव है वो बरकरार रह पाएगा? क्या मशीनी सटीकता उस मानवीय समझ की जगह ले पाएगी जो पीढ़ियों के विवादों को सुलझाती है? सुनने वालों के लिए और विशेषकर उन छात्रों के लिए जो भविष्य में इस व्यवस्था का हिस्सा बनने वाले हैं, ये एक ऐसा विचार है जिस पर गंभीरता से मंथन किया जाना चाहिए। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई ज्ञान की यात्रा के साथ।